हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PSC4 CBSE। माय नेम इज़ आदिल अहमद। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। और इससे पहले भी हमने एक चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके वो चैप्टर देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही टॉपिक लिखे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर के अंदर नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, क्यों आवश्यकता है क्लासिफिकेशन की, वो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, ठीक है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तत्वों को वर्गीकृत करने की क्या जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा है अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए जो जो अटेम्प्ट्स किए गए थे, जो जो ट्राई किया था साइंटिस्ट ने, वो हम पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया था इनको अटेम्प्ट करने, इनको क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी कि जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों को क्लासीफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट किए थे, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमें इसके अंदर डोबेराइनर ट्रायड पढ़ना है, ठीक है। डोबेराइनर का त्रिक हमें पढ़ना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम भी पढ़ना है, ठीक है। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। ये कुछ अटेम्प्ट्स थे जो साइंटिस्ट ने किए थे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए अपने हिसाब से। अलग अलग हर साइंटिस्ट ने जो है अपने हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्लासीफाई किया था, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला आता है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों के क्या क्या गुण होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जो कि फिर उसके बाद हमारा अगला आता है वैलेंसी, यानी कि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जो तत्व होते हैं उनके धात्विक और अधात्विक गुण क्या क्या हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टॉपिक हमने लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एलिमेंट, यानी कि तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। जैसे कि शुरू में लिखा हुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स को जो पीरियोडिक क्लासीफाई किया जा रहा है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा रहा है, उस बारे में हमें ये चैप्टर दिया गया और हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में ही पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। वर्गीकरण किसका हो रहा है, तत्वों का हो रहा है। तो सबसे पहले तत्व के बारे में पता होना चाहिए कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि तत्व किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। The substances which are composed of only one kind of atoms are called elements, यानी कि एक तरह के एटम से जो मिलकर के बनते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है जी। पदार्थ जो केवल एक तरह के परमाणुओं से बने हो, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब ये तत्व भी कई तरह के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु भी होते हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन से तत्व क्या होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स भी होते हैं, एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वो भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब तक जो हम जानते हैं 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। अराउंड 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, यानी कि हम अब तक कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, 118 तत्वों के बारे में हम जानते हैं। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, यानी कि हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 तत्वों के बारे में हम, मतलब हमारे पास ज्ञात है, हम जानते हैं 118 तत्व के बारे में। फिर उसके बाद नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों थी, तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों थी। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए आवश्यकता इसलिए थी ताकि उनको जो है आसानी से स्टडी किया जा सके। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी, एलिमेंट्स को इसलिए क्लासीफाई किया गया था, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था ताकि हर एक एलिमेंट को आसानी से जो है स्टडी किया जा सके, हर एक एलिमेंट के बारे में हमें पता हो।
ठीक है, इसीलिए क्या किया गया था, इनको क्लासिफाई किया गया था। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी, यानी कि एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया गया था, ताकि हम उनके बारे में आसानी से स्टडी कर पाए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सभी तत्वों को, हिंदी में लिखा हुआ है सभी तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि हम हर एक तत्व को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, उसके बारे में सारी बातें हम जान पाएं, इसीलिए उनके वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। यानी कि हर एक तत्व को हम अलग तरीके से क्लासीफाई करें, जिससे कि हम उनको आसानी से पढ़ सकें, आसानी से उनकी स्टडी कर सकें। उनके क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने जो है अटेम्प्ट्स किए थे। हर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, वही इस चैप्टर के अंदर जो है हमें पढ़ना है कि किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है तत्वों को अरेंज किया था, किन बातों को ध्यान रखते हुए जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था, कि मतलब कि क्लासीफाई किया था। ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो शुरुआत में यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या क्या रहे थे वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, कई कोशिशें की थी, कई अटेम्प्ट्स दिए थे, कई प्रयास किए थे। साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, यानी कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कई तरह के अटेम्प्ट किए, कई प्रयास किए टू क्लासीफाई द एलिमेंट, किसके लिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, किसके हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। यानी कि साइंटिस्ट ने कई सेवरल अटेम्प्ट्स किए थे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, किस हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि इस एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी तो इसको इस तरफ, इसको यहाँ अरेंज कीजिए, इस एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी तो इसको इस तरफ अरेंज कीजिए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए थे। वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको जो है वर्गीकृत किया था। ठीक है, और उसके लिए कई सारे अटेम्प्ट्स उन्होंने किए थे, कई प्रयास उन्होंने किए थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें डोबे-रायनर ट्रायड पढ़ना है, यानी कि डोबे-रायनर का त्रिक पढ़ना है। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ना है और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये चारों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डोबे-रायनर ट्रायड्स क्या थे, यानी कि डोबे-रायनर का त्रिक क्या कहता है एलिमेंट के वर्गीकरण के बारे में, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। डोबे-रायनर का त्रिक क्या कहता है, उन्होंने, डोबे-रायनर ने किस तरीके से जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो अब हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डोबे-रायनर ट्रायड्स के बारे में, यानी कि डोबे-रायनर के त्रिक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग डोबे-रायनर। इनका पूरा नाम क्या था, जॉन वोल्फगैंग डोबे-रायनर। अगर आप डोबे-रायनर भी याद रख लेते हैं तभी काम चल जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा था, एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1718 में, इन 1817 इन्होंने ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, सन 1817 में इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है और उनको सेम ग्रुप में अरेंज किया। ठीक है, इन 1817 जॉन वोल्फगैंग डोबे-रायनर ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में अरेंज किया। ठीक, उनको अरेंज करने की कोशिश की। ठीक, सन 1718 में जॉन वोल्फगैंग डोबे-रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। क्या क्या, इन्होंने ऐसे तत्व जिनका गुणधर्म समान है उनको समूहों में व्यवस्थित करने का, समूहों में अरेंज करने का, ग्रुप्स में अरेंज करने का प्रयास किया, ग्रुप्स में अरेंज करने का ट्राई किया था इन्होंने। ठीक, इन्होंने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे ग्रुप्स सेलेक्ट किए, ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स हो। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड, और इन्होंने इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया, ट्रायड नाम दिया। क्या क्या, इन्होंने ग्रुप्स बनाए जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे। कितने, 3 एलिमेंट, और उन ग्रुप्स को इन्होंने क्या कहा, ट्रायड उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना, यानी कि उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनके अंदर 3 एलिमेंट आए और उनको त्रिक कहा। उनको क्या कहा, उनको त्रिक कहा। ठीक है, और इन्होंने जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था, किस ऑर्डर में अरेंज किया था, इन्होंने उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनको अरेंज किया था। आरोही द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको जो है व्यवस्थित किया गया था समूहों के अंदर। ठीक, When the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, जब 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर किसी भी एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखा जाएगा। द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा, दैट वाज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस,
ऑफ द अदर टू एलिमेंट, जो बाकी के दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का वो क्या होगा, एवरेज होगा, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप्स बनाया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं और उस ग्रुप्स को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने ट्रायड नाम दिया था। ठीक, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब उस ट्रायड के अंदर 3 एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, तो बीच वाला जो एलिमेंट होगा, मिडल जो एलिमेंट होगा, बीच वाला जो तत्व होगा, उसका परमाणु द्रव्यमान, उसका एटॉमिक मास अन्य दो तत्वों के जो अदर टू एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास, बाकी जो दो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे कि बीच वाला एलिमेंट्स इस ट्रायड में कौन सा है, एड है, यानी कि सोडियम है। ठीक, और बाकी दो एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम और पोटेशियम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तो इन दोनों का एवरेज मास अगर हम निकालेंगे, किसका, लिथियम और पोटेशियम का, किसका, लिथियम का और पोटेशियम का, लिथियम का मास कितना है 7 और पोटेशियम का मास कितना है 39, 7 + 39। अगर हम इनका एवरेज करते हैं, तो कितना आएगा 46, 39 + 7 46 अपॉन में 2, अब 2 से 46 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जो अदर टू एलिमेंट्स है उनका अगर एवरेज निकाले, उनके एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालें तो वो मिडल एलिमेंट के बराबर होगा, करीब लगभग मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, मैंने इस ट्रायड का भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दो एलिमेंट्स कौन से, ऊपर का और नीचे का देख लीजिए, कैल्शियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 और बेरियम का एटॉमिक मास कितना है 137, कितना है 137। अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 177, इनको जोड़ेंगे तो 177 हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, ये आ जाएगा 2 8 16 और एक बचेगा फिर 5। ठीक, तो 88.5 और बीच वाले स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कितना 87 है, तो करीब इनके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर ही आ रहा है। तो इन्होंने यही कहा था कि जब एक ट्रायड के अंदर 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा जाएगा, तो बीच वाला जो एटम होगा, बीच वाला जो एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ये उन्होंने कहा था। और यहाँ पर ये बात सही साबित भी हो रही है। ठीक, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये क्या निकाला हमने, औसत ही निकाला है। तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य 2 तत्वों के लगभग औसत होगा, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, व्हाट इज द डोबेराइनर ट्रायड, यानी कि डोबेराइनर का त्रिक क्या है। तो यह आपको, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का लिख देते हैं, ठीक, ये पूरी डेफिनेशन और ये टेबल अगर आप लिख देते हैं तो आपका नंबर पक्के हैं, पूरे दो नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ कमियां थी, यानी कि सीमाएं जिनको हम बोलते हैं, ये भी पेपर में आ जाती है। 1 या 2 नंबर में ये भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 लिमिटेशन है, दोनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो पहली क्या थी, जो डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, जो ये 3 ट्रायड्स आप देख रहे हैं, डोबेराइनर सिर्फ इन्हीं जो है 3 ट्रायड को दिखा पाए थे। ठीक, डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। तो डोबेराइनर के टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे, जैसे कि आज के टाइम पर कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स के जो है बारे में जानते हैं। ठीक, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स के बारे में जानते थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस ट्रायड में फिट नहीं हो पाए थे। ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस ट्रायड में फिट नहीं हो पाए थे। सिर्फ ये जो आप 3 ट्रायड देख रहे हैं, यही 3 ट्रायड में एलिमेंट्स आ पाए थे। ठीक, तो ये पहली एक सीमा थी, पहली कमी थी, इनकी लिमिटेशन थी। ठीक, डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, सिर्फ यही 3 ट्रायड्स को जो है आइडेंटिफाई कर पाए थे डोबेराइनर फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनमें से सिर्फ इन्हीं को जो है आइडेंटिफाई कर पाए थे ट्रायड के अंदर। ठीक, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, सिर्फ इतने ही त्रिक जो है ज्ञात कर सके थे, बाकी के एलिमेंट्स जो थे वो इस ट्रायड में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, फिर हेंस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। और इसी वजह से ये जो ट्रायड में क्लासिफाई करने का जो सिस्टम था ये जो है फेल हो गया था। ठीक है, इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स इस ट्रायड के अंदर फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए जो ट्रायड वाला
हिसाब था, ये फेल हो गया था। ठीक है, तो ये थी उनका डोबेराइनर का ट्रायड हमने पढ़ा था। क्या पूरा नाम क्या उनका? जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डोबेराइनर भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ट्रायड क्या था वो, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा ट्रायड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी लिमिटेशन। ठीक, ये हो गया डोबेराइनर के बारे में।